हेलो नमस्ते दोस्तों, एस जी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम जेईई का केमिस्ट्री का 2019 का पेपर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश में है पेपर, लेकिन मैं इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राउनी गति की खोज किसने की थी। यहाँ पर ब्राउनी गति की खोज किसने की थी, तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों यहाँ पर कि ब्राउनी गति की खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसलिए इसका आंसर थर्ड आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, जब दो द्रव्यों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर ना हो तो उसे किस विधि से पृथक किया जाए। तो यहाँ पर आपके लिए सेकंड आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, यानी नेचुरल रबर किसका बहुलक है। तो यहाँ पर ये आइसोप्रीन फोर्थ आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आइसोप्रीन का बहुलक होता है नेचुरल रबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ जाता है, कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो ये जो प्रक्रम है यह आपका स्कंदन कहलाता है, इसलिए पहला आंसर आपका हो जाएगा इस करेक्ट आंसर फर्स्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैम और जेली के परिरक्षण में कौन सा रासायनिक परिरक्षक प्रयोग में लिया जाता है, यानी जैम जेली को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। तो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोइट काम में लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्रमण धातुएं निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी दर्शाती है। तो देखिए संक्रमण धातुएं हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, इसलिए आपका सेकंड आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि जो संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, डाई हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एसिटिलीन जब सोडियम तथा सोडा लाइम से अभिक्रिया करती है तो एसिटिलीन क्या दर्शाती है। यहाँ पर एसिटिलीन एसिडिक नेचर दर्शाती है, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका एसिटिलीन एसिडिक नेचर दर्शाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सारी धातुएं किस तरह व्यवहार करती है। यहाँ पर सारी धातुएं रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक की तरह बिहेव करती है, जबकि हेलोजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। याद रखना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि DsP2 जो संकरण होता है वो किस ज्यामिति से सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर DsP2 संकरण है वो स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए 10वां क्वेश्चन आ जाता है, एक ही पद में एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड में परिवर्तन के लिए कौन सा विकर्मक यूज लिया जाता है। तो यहाँ पर क्यूनोलिन PDBSO4, ये रोजेनमुंड नेम रिएक्शन है, इसलिए आपका ये फर्स्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा PDBSO4 इन क्यूनोलिन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए निकल के आ जाता है यहाँ पर, अयस्क अवांछित पदार्थों द्वारा संदूषित होता है जिसे क्या कहते हैं। तो इसे गैंग कहते हैं, हिंदी में बोले तो अपअयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपअयस्क बोलते हैं। तो पहला आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गैंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है यहाँ पर, कीटोन एवं हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रीन बनना कौन सी रिएक्शन का उदाहरण है यहाँ पर। तो यह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है यहाँ पर, रसायन जो विनिमयशील सोडियम को मृदा सतह से हटाने के लिए काम में लिया जाता है, कौन सा रसायन काम में लिया जाता है यहाँ पर विनिमयशील मृदा से सोडियम को हटाने में। तो यहाँ पर जिप्सम काम में लिया जाता है, इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम। अगला क्वेश्चन आता है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा है। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक आपका स्थलाकृति है, यानी फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थलाकृति, हिंदी में बोले तो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, एल्फा क्लोरोएसिटिक अम्ल बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया अनुकूल है। तो यहाँ पर यह है HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेंसी की अभिक्रिया जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर निकल के आ जाता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर हो जाएगा RX + KOH बराबर ROH + KX। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई भी अनुनाद रेजोनेंस वाली कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पर जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा वही कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थायी हो जाएगा। आप देखिए सेकंड में जो कार्बन है वो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पर यही ज़्यादा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा 17वें का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है,
चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है? चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम इज करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर राइजोबियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो 18% होती है दोस्तों। कितनी परसेंट होती है? 18%। ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कोलाइडी विलियन में टिंडल प्रभाव क्यों दर्शाया जाता है? किसकी वजह से दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। किसकी वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि जाग फल्लवन विधि निम्न में किसके सांद्रण में प्रयुक्त होती है? जाग फल्लवन विधि, तो यहाँ पर सल्फाइड अयस्कों के लिए जाग फल्लवन काम में ली जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए आ जाता है कि जो लिथियम है वो किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम किसके साथ दर्शाता है? तो यहाँ पर लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है। उसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाता है 23 क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड, इसमें 22 में आपका फर्स्ट आंसर मैग्नीशियम ही होगा, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि अनसैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके टेस्ट के लिए कौन सा अभिकर्मक यूज में लिया जाता है? तो यहाँ पर बेयर रिएजेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेयर अभिकर्मक है वो एल्कीन तथा एल्काइन के साथ अपना कलर परिवर्तित कर लेता है, जबकि एल्केन के साथ नहीं कर पाता है। उसके बाद अगला 24 क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, एक ही समूह के तत्वों की विशेषता निम्न द्वारा बताई जा सकती है। तो एक ही समूह के जो तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में समान होते हैं, एक ही ग्रुप के इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें डेल्टा एच या डेल्टा ई का मान क्या होता है? तो यहाँ पर एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है और जहाँ पर भी बाहर से एनर्जी दी जाती है वहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो तीसरा आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। उसके बाद अगला 26 क्वेश्चन आपके यहाँ निकल के आ जाता है, नील हरित शैवाल का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? नील हरित शैवाल का उपयोग आपके राइस चावल की फसल में किया जाता है। याद रखना दोस्तों, चावल की फसल में एल्कोहल की गंध भी आती है, यानी शराब जैसी गंध भी आती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लवणीय मृदा के लिए कौन सा आंसर राइट है? तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, एक्सचेंजेबल सोडियम लेस देन 15%। कौन सा? थर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि सोडियम है वो लेस देन 15% यहाँ पर होना चाहिए। तो इसका तीसरा आंसर इज करेक्ट आंसर है यहाँ पर। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मोलर मास ऑफ वाटर, यानी जो पानी का मोलर द्रव्यमान है या मोलर भार है वो कितना होता है? तो यहाँ पर पानी का 18.02 होता है। ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो ये टोटल 18 हो जाएगा। पॉइंटों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसलिए 18.0 ग्राम प्रति मोल आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर निकल के आ जाता है 29 नंबर, किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में पुष्पन व फलन एवं परिपक्वता में देरी होती है? यानी कौन सा तत्व है जो पौधों में पुष्पन उत्पन्न नहीं होने देता और परिपक्वन नहीं आने देता है? तो ये आपका फॉस्फोरस इज करेक्ट आंसर, तीसरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है वो क्या प्रदर्शित करती है? तो वह करती है कक्षक का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, त्रिविम अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर निकल के आ जाता है, HCO3 का संयुग्मी कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा होता है? तो यहाँ पर CO3-2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों किसी का भी आपको अगर कॉन्जुगेटेड बेस पूछे तो वहाँ से आप एक H+ हटा देना, HCO3- में से आप एक H+ हटाओगे तो CO3-2 बचेगा, और कॉन्जुगेटेड एसिड पूछे तो इसी में एक H+ ऐड कर देना तो H2CO3 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, अगर उसका मान 3 है तो उसके लिए कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो मुख्य क्वांटम संख्या और जो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, कक्षकों की संख्या होती है, उसमें एक रिलेशन होता है m = n²। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 × 3 9 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देर का है, संक्रमण जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है? तो देखिए, संक्रमण तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो D कक्षक में जाता है
है n-1d कक्षक में, जबकि आप 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जा रहा है, इसलिए आपका पहला, दूसरा और चौथा तो वैसे ही कट हो जाएगा। आंसर इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 है, ये क्यों पूछ रहा है आपसे कि पैरामैग्नेटिक बिहेव ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर किस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया? तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक अणु कक्षक सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया था कि ऑक्सीजन होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर 35 हो जाता है, दूध में जिलेटिन का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो दूध में जिलेटिन का पता पिक्रिक एसिड के द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम मल्टीपल प्रॉपर्टीज का लॉ किसने दिया था? तो गुणित अनुपात का नियम आपके एंटोनी लेवोजियर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था गुणित अनुपात का नियम? एंटोनी लेवोजियर के द्वारा। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत तक यहाँ पर पोटेशियम उपस्थित होता है? गोबर की खाद में पोटेशियम कितना % होता है? तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 0.5%। ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये जो रिएक्शन है HBr किसी एल्कीन से रिएक्शन कर रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा दोस्तों ये मार्कोनिकोव एडिशन है। कौन सा एडिशन है? मार्कोनिकोव एडिशन है। तो ये किसको बता रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। तो इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज किस एटम की है? तो आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम और सोडियम वो तीसरे आवर्त के, तो इनकी साइज तो बड़ी हो गई। लिथियम और बेरिलियम है वो दूसरे आवर्त के हैं, तो इनकी साइज छोटी होगी। और आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज होती है वो कम होती है, तो जो राइट की तरफ बेरिलियम होता है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? बेरिलियम, इसकी साइड सबसे छोटी होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके यहाँ आ जाता है कि 3D सीरीज में कौन सा, ये इन चारों में से 3D श्रृंखला में कौन आता है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर केवल कॉपर ही ऐसा है जो 3D श्रेणी में आता है। 3D श्रेणी का मतलब इसका परमाणु क्रमांक है वो 29 होता है, और 3D श्रेणी जिंक तक होती है। ठीक है दोस्तों, आज का पेपर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। मैं हर बार आपके लिए जेट के, फिर उसके बाद ICR, BHU, नीट, JEE सब के पेपर कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।